नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव के परिणाम से जुड़ी खबरों का। आज मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा तथ्य साहब से कि जो परिणाम आया है लोकसभा का, एनडीए का और बीजेपी का, इस पर क्या कहना चाहेंगे। सर, हम शॉर्टकट में पूछना चाहते हैं कि परिणाम तो जो जैसा एग्जिट पोल था, जैसा सर्वे था, उसके खिलाफ ही आया है, यानी कि एकदम किसी का भी नहीं उसमें मैचिंग हुआ, ना तो सोशल मीडिया, ना तो कोई टीवी चैनल। यहाँ तक कि हम भी लोगों से कह रहे थे कि ये वोट नहीं देंगे तो सीट कैसे आएगी, वहां तक तो ठीक था। लेकिन हम भी यही देख रहे थे 40 और ऊपर 100-300 350 हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतना कम सीट आएगी। खैर ठीक है, वो तो लोगों का हम क्षमा याचना ना करेंगे सर कि हम हमारी गलती हो गई जजमेंट में, और उसके लिए हम आपसे दिलगिरी व्यक्त करते हैं जी। अब परिणाम के बारे में सर क्या कहेंगे आप। सर, मुझे 2-3 चीजें दिख रही है। एक, मोदी जी का जो स्वभाव है जी, वो स्वभाव आप कुछ भी बोलो, एक एकाधिकारशाही वाले आदमी का है और उनको कोई चैलेंज चलता नहीं है जी। और वो पंगु सरकार चलाते नहीं सकते। बिल्कुल उनमें वो क्षमता नहीं है कि भाई 14 में और 19 में क्लियर मेजोरिटी लेकर के आए थे करके। उनका वो मोदी बने इसलिए क्योंकि उनको अकेले को ये मिला था, मेजोरिटी मिला। अब ये नई सरकार की कुंजी टीडीपी और जेडीयू के हाथ में। अभी ये नीतीश कुमार एक नंबर का हरामी आदमी है। उसकी जिंदगी में उसकी कोई लॉयल्टी नहीं, आज इधर कल उधर। इसने पहले बहुत पलटी गिरी की है। उसको अगर कल इंडिया वाले बोलते हैं तुमको पंतप्रधान करते हैं, हाँ, तो ये कभी भी उड़ी मार सकते हैं, कभी उड़ी मारेगा। किया था ना सर। हाँ, किया ये था। और ये था सूत्र, क्या बोलते हैं, इनवाइट करने वाला ये था इंडिया को। हाँ, इंडिया का प्रमुख कौन था, ये था। वहां से उड़ी मार के इधर आ गया, मुख्यमंत्री भी बन गया। तो कल इंडिया में कभी भी जा सकता है वो, तो उसका भरोसा सरकार नहीं चला सकते ये। दूसरी बात है कि ये जो है हमारा टीडीपी, उसका ऐसा है कि उसको ऑलरेडी मेजोरिटी है असेंबली में। वहां वो बीजेपी पे डिपेंड नहीं है, अपने बीजेपी यहाँ पे डिपेंड है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, उनका डिपेंडेंस नहीं, उनको क्लियर मेजोरिटी है, तो वो इनके ऊपर डिटरमिन है। और चंद्रबाबू नायडू का भी इतिहास ऐसा है कि वो एनडीए में थे और बाद में उन्होंने अपोजिशन को एक साथ लाके प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की और उसमें वो डीप में चले गए और फिर बर्बाद हुए उनके 5-7 साल। तो वो ये दोनों जो है, नीतीश कुमार और ये दोनों भरोसे के लायक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर, वाजपेयी जी की सरकार जिस तरह से गिरी थी 2004 में, वैसी इनकी सरकार भी कुछ महीनों में गिरेगी मोदी जी की, और फिर चुनाव होंगे, मध्यावर्ती चुनाव होंगे, 2 साल में होंगे। मोदी जी को ये सहन नहीं होगा। मोदी जी बोलेंगे जो हो जाए, इंडिया आ जाएगा तो वो आना नहीं, मगर मैं अभी ये लोगों के साथ बार्गेनिंग काम नहीं करूंगा। हाँ, ब्लैकमेलिंग बार्गेनिंग, वो बोलेंगे नहीं, मैं नहीं काम कर सकता, क्योंकि उनका मुसलमानों के खिलाफ जो 10 कलमी एजेंडा था वो कैंसिल हो गया। क्योंकि ये तुम्हारा कुमार जो है, वो नीतीश कुमार, वो वैसे सेकुलर इसका है, वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ करने नहीं देगा। जैसे एक जमाने में ममता थी, समता थी, जयललिता थी, ये थी, वो नहीं करने देते थे कुछ। बहुत बड़े वाजपेयी सरकार ही चल रही थी बस। हाँ, मतलब जिंदा थी मगर ये जिन्ना भी कोई जिन्ना है लल्लू। और मोदी जैसे प्रखर तेजस्वी आदमी को तो ये सहन नहीं होगा। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, जो भी हो जाए, हमने वो जिस दिन 75 साल के होंगे जी सर, वो क्या करेंगे। अभी मुझे लगता है कि वो जिस दिन अभी कैसे है ना कि पहले तो हमने भी और नड्डा ने भी बोला था कि 29 में भी वही रहेंगे जी, उनके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। मगर सर, अभी मुझे ये हालात में लगता है कि वो अभी जान छूटे बोलेंगे। 75 साल के जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन वो बोलेंगे कि अब तुम संभालो, मैं छोड़ रहा हूँ पंतप्रधान पर। जो मैंने आडवाणी को लगाया नियम, इनको लगाया, तो 75 साल की उम्र में वो बोलेंगे मैं पार्टी से दूर थोड़ा हो रहा हूँ, मार्गदर्शक मंडल में हूँ ही। आडवाणी जी में है, मुरली मनोहर जोशी है, वैसे मैं भी रहूंगा। मगर अभी मोदी 75 के आगे नहीं चलेंगे कि इसके आगे का काल सर और बुरा है।
और बुरा है। इसमें तो मेरे को एक शक्यता ऐसी दिख रही है कि बीजेपी भी टूट सकती है, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं जो असंतुष्ट हैं। मोदी जी की जो एक प्रकार की डिक्टेटरशिप है कुछ भी बोले तो, पार्टी में है, पार्टी के बाहर है, देश में है, तो वो लोग जो हैं उनमें से सर कितना चाहिए इनको? ये ऑलरेडी 231 है। हाँ, 234 है ये। और बीजेपी के अकेले की सीट कितनी है? 240 के कुछ आसपास है, 240 या कुछ है, 240 समझो। नहीं तो सर कैसे है ना कि इंडिया टोटल मिला के 234 है और कांग्रेस 90 वगैरह ऐसा कुछ है। तो सर इनके अगर 1/3 टूटते हैं या कुछ और टूटते हैं और रिजाइन करके बाहर पड़ते हैं तो सर सरकार गिरेगी। इनका ये जो टीडीपी ये वो सब जो ये कर रहे वो अगर टूट गए तो भी सरकार अस्थिर हो जाएगी, और अस्थिर सरकार चलाने में मोदी जी को इंटरेस्ट नहीं। ये कैसे है ना कि सूर्य को ग्रहण लग गया। भी खग्रास नहीं लगा है, खंडग्रास लगा है, मगर खग्रास ग्रहण कभी भी लग सकता है अभी। तो मेरे जो अंदाज है उसमें से एक है कि 75 की उम्र में मोदी छोड़ देंगे। दूसरी मेरे ख्याल ये है कि अभी जो प्रधानमंत्री बनेगा वो बीजेपी का नहीं होगा। मतलब मोदी जी शपथ नहीं लेंगे? नहीं, आज का होगा। अच्छा, आज तो हो रहा है। हाँ। आज तो शपथ ले रहे हैं 9 तारीख को जी। वो नहीं बोल रहा हूँ, अगला प्रधानमंत्री जो 75 साल की उम्र में ये छोड़ेंगे तो उसका नहीं होगा। फिर तब तक ये नीतीश कुमार या तो ये अगर इनके साथ रहे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि अभी बीजेपी को हमारे सपोर्ट से ही चल रहे हैं तो हमको पंतप्रधान बनना है, बारी बारी 2.5 साल उद्धव ठाकरे का फॉर्मूला। तो और इनको ना बोलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ, मैं अमित शाह जी को अगर मैसेज भेज सकूँ तो भेजूंगा कि उनको छोटे दल, अपक्ष इतने तोड़ने चाहिए कि 272 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी का हो जाए। उनको सबको बीजेपी में लेना चाहिए, उनको अलग रखना ही नहीं चाहिए। मैं तो सलाह दूंगा कि अजीत दादा और शिंदे ये भी अभी कैसे है ना कि जिस तरह से रिजल्ट महाराष्ट्र में मिले है, इसके बाद अगले विधानसभा चुनाव में सर ये दोनों पार्टियों के लिए धोखा है। ये सत्ता में नहीं आ सकते हैं, बीजेपी भी सत्ता में नहीं आ सकती है। मैंने अभी अंदाजा निकाला है 165 असेंबली सीट है। महाराष्ट्र का अलग वीडियो बनाएंगे हम। हाँ, तो कैसे है ना इन सबको बीजेपी में मर्ज करके 272 के आगे बीजेपी को जाना पड़ेगा। अमित शाह काबिल है जी, वो कर सकते हैं, पार्टी आपको भी ये अपना इंडिया गठबंधन से भी काफी पार्टी ला सकते हैं। हाँ नहीं हाँ ला सकते हैं ना, छोटी छोटी पार्टियां जो 8-10 वाले हैं। अभी इतने कांग्रेस वाले आ गए कि पूरे देश में जो टिकट बांटे गए उसमें से 135 तो पुराने कांग्रेस वाले थे। बीजेपी के जो टिकट बांटे उसमें 135 कांग्रेस वाले थे, दूसरी पार्टी से आए हुए लोग थे। तो ये तो तोड़फोड़ करेंगे और 372 के आगे बीजेपी जाएगी तो ही टिकेगी। 272 उसके आगे जाएगी तो ही टिकेगी, नहीं तो ये सरकार भी विजय वाजपेयी सरकार जैसी गिर सकती है। और अभी मोदी का इंटरेस्ट कम हो जाएगा सर। मोदी का क्या इंटरेस्ट था कि मैं 407 बनाऊंगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करूंगा, मुसलमानों के 10 कानून बदली करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वही भारी पड़ गया। हाँ, मगर दलित अलग अगेंस्ट हो गए, 407 के डर हो गया, मतलब जो आमिष दिखाया वो डर हो गया संविधान बदली होने। हाँ, कि संविधान बदली करेंगे। कोई दलित मेरे को जैसे मुसलमान कोई वोट नहीं दिया, वैसे दलितों ने भी वोट नहीं दिया सर, आदिवासी ने नहीं दिया। अभी महाराष्ट्र का अलग बोल रहे हैं हम लोग, मगर उनका भी देखा जाए। और भी ऐसा है कि सर इसमें ना अमित शाह का ये राजकारण मोदी को भारी पड़ा। मेरे को लगता है कि उत्तर प्रदेश में सर 30 जगह ऐसी थी कि जो तुम्हारे आदित्यनाथ ने रिकमेंड की थी और अमित शाह ने उनको काट मार दी, नहीं दिया टिकट बंटवारे को लेकर। टिकट बंटवारे में वो 30 को 30 गिर गई। मतलब आदित्यनाथ सही थे, ये गलत थे। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी मोदी के साथ साथ अमित शाह की भी दिन थोड़े से बुरे आने वाले हैं। अब लोग क्या करेंगे, मोदी जी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते हैं, तो अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे। अभी आपने जैसे कहा कि ये
संविधान बदली करने की बात हुई, 407 आएगा तो हम ये करेंगे, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसकी बात उठाना नहीं चाहिए था। अगर करना है तो जैसे 370 चुपचाप किए आपने, किसी को पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है ना। अयोध्या मंदिर का जो डिसीजन होने वाला था किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, तो ऐसे चुपचाप करना चाहिए ना। हम 407 की बातें नहीं करनी चाहिए थी कि भाई हम संविधान की बात नहीं, संविधान की बात नहीं होनी, संविधान की बात नहीं करनी चाहिए थी, आरक्षण की भी बात नहीं करनी चाहिए थी। यस, वो इस बार बहुत इस मुद्दे पर आप कैसे 400 पा सकते हैं? आप गलतियां की है बहुत सारी, मोदी भी नहीं की है। मोदी भी परमेश्वर के अवतार हम मानने लगे थे, पर वो परमेश्वर ने आदमी है, इंसानी है, इंसानी गलती करता है, परमेश्वर गलती नहीं करता है जी। तो वो, और उन्होंने ना अपने को, अभी लोग बोलेंगे कि अरे कल तक तुम खुद अवतार बोल रहे थे, आज तुम बोल रहे हो, मगर अभी ये परिस्थिति में दिखता है ऐसा कि उन्होंने लार्जर देन लाइफ अपनी इमेज करने का जो प्रयास किया वो लोगों को पसंद नहीं आया। जब उन्होंने बोला कि मैं भगवान का ये हूँ, प्रेषित हूँ, वो हूँ, तो लोग नाराज हो गए, मिडिल क्लास में भी नाराज हो गए। और दूसरी ऐसी बात होती है कि इस बार संघ के बारे में नड्डा ने जो बोला वो भी उनको भारी पड़ रहा है। क्या नड्डा को जरूरत है? अभी नड्डा रिटायर हो रहे, अभी नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुझे आज 3 नाम आए हैं। एक आया खुद अमित शाह का। हाँ, वो तो अध्यक्ष रह चुके हैं सर। हाँ, हो सकते हैं ना फिर से, वो क्या उनका ही कानून है, वो कभी भी बदल जाएगा। अभी गडकरी के लिए 3 ये किया था, इनको भी करेंगे। तो अमित शाह का नाम अभी आ गया है कि वो अध्यक्ष बनेंगे, तो और मतलब गृह मंत्रालय छोड़ेंगे, गृह मंत्रालय छोड़ेंगे। वो तो इन दोनों में से किसी को देना पड़ेगा ना। नीतीश कुमार मानेंगे, वो उप पंतप्रधान और गृह मंत्री बनेंगे। सर ये पुराने यादें करो आप, जनता दल की राजवट जब थी, वो जो कालखंड था जिसमें चंद्रशेखर भी बने, देवेगौड़ा भी बने, गुजराल भी बने, कोई भी उप मुख्यमंत्री बना, चरण सिंह भी बने, है कि नहीं? तो ऐसे 2-2 उप पंतप्रधान तो आ रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन डिक्लेयर भी कर दिया है। नहीं, इंडिया नहीं, एनडीए ने भी, इंडिया ने 2 पंतप्रधान, उप पंतप्रधान आ रहे हैं मोदी के साथ। सर मोदी बोझ नहीं उठा सकेंगे किसी का इस तरह से बराबरी का उप पंतप्रधान करके। फिर वो जैसे अपने फडणवीस और शिंदे घूमते हुए से साथ में लेके हर एक जगह तीनों का जो फोटो, हर एक तीनों का ये। सर मोदी नाम की जो एक ब्रांड दंत कथा बनी थी, ब्रांड तो अभी डेंजर में है, डेंजर जोन में गया ब्रांड, मगर मोदी नाम की एक जो ऐसी इमेज बनी थी अवतार जैसी, वो भी उनको मेजोरिटी नहीं मिलने से खत्म होगी। कि जो आदमी अपने पार्टी को मेजॉरिटी नहीं ला सकता है, वो 400 की बात कहे कैसा? उन्होंने ही पहली बार संसद में बोला तो कि आपकी बार 400 बार, तो इतना ये। और कल से मैं बार बार एक बात सुन रहा हूं कि अहंकार और अत्याचार, ये दोनों की वजह से मोदी जी का ये हाल हुआ है। अत्याचार इस तरह के विरोधियों के प्रति इतने सालों से हम देख रहे, इतनी बर्बरता से कभी पेश नहीं आया कोई सरकार। इसको ईडी में डालो, इसको इनकम टैक्स में डालो, इसको ये करो, फिर दबा लो, एक दिन उसको बोलो कि 75,000 करोड़ खाया, दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री बनाया। ये लोगों को पसंद नहीं आया। और पार्टियां तोड़ना, लोगों को तोड़ना, ये नीतीश कुमार को भी वहां पे बैठा था, वो उनका मुख्यमंत्री था, उसको भी वहां से उठा के यहाँ लाए। वो भी लोगों को शायद पसंद नहीं आया होगा नेशनल लेवल पे। क्या आप क्या खरीद फरोख्त के मार्केट कर, मंडी कर दिए, ये मंडी बना दी पॉलिटिक्स की। तो ये सब कैसे है ना कि जब यश होता है ना तो यश के लिए सब दावेदार होते हैं, अपयश का कोई नहीं होता है। कोई नहीं होता। और अपयश होने के बाद हमारे मन में भी आता है, अच्छा ये भी गलती हुई होगी, ये भी गलती हुई होगी। सर 2 सेंटेंस बोल के मैं खत्म करता हूं कि मोदी युग समाप्त हो गया। और दूसरी बात ये कहता हूं कि अगली सरकार जब भी होगी, मिड टर्म पोल होंगे या 5 साल के बाद होंगे, वो बीजेपी की सरकार नहीं होगी, वो इंडिया की सरकार होगी। और राहुल गांधी, हमने सोचा था वो जिंदगी में नहीं कभी बनेंगे, 29 में पंतप्रधान बन सकते। ये आपकी प्रतिक्रिया है, ठीक है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ, मोदी जी कमजोर तो हुए हैं, नो डाउट। नहीं, मोदी युग समाप्त। जी, मोदी जी को जो पावर चाहिए था हम ही दे सकते थे, लोग दे सकते थे, लोगों ने पावर कम कर दिया है, तो नो डाउट उसका फर्क और सर जाते जाते मैं बोलता हूँ कि हम मुसलमानों को देश से निकाल नहीं सकते। हाँ। वो यहाँ के नागरिक हैं जी, उनके साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों के बाद दलितों का नंबर आता है। इसमें दलित और मुसलमान मिलके करीबन 40% के आसपास है।
तो उनको साथ में लेना पड़ेगा, और ये दोनों एक साथ में रहेंगे तो सरकार बीजेपी की कभी नहीं बनेगी, इंडिया की बनेगी। तो प्रक्रिया लिखिए आपकी, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।